नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की। हम आपको बताएंगे संविधान के किस भाग में निहित है राष्ट्रपति के बारे में और किस अनुच्छेद में निहित है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। साथ ही हम आपको कराएंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। हम आपको बता दें ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 20 है। इससे पहले हम 90 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम जो हमारी प्लेलिस्ट HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में आप जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। यानी कि एग्जाम में आएगा कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं तो आंसर होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, जिसके बारे में दे रखा है संविधान के आर्टिकल 76 के अंदर। आगे राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वो भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है, उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अब चलो हम आपको बताते हैं विस्तार से। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश में नए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नई यात्रा शुरू की और तभी परिभाषा के मुताबिक गणराज्य यानी रिपब्लिक का अर्थ है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति को भारत में प्रथम नागरिक माना जाता है। ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। हम आपको बता दें राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, चाहे वो विधानसभा में हो या वो लोकसभा या राज्यसभा में हो। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति की। वहीं बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति तो निहित है, लेकिन वो भी तभी वो संविधान के अनुरूप उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग भी विधि के अनुरूप ही होना चाहिए। ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। आगे आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का उसका अधिकार है। वही आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले होंगे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। इसका आंसर होगा आर्टिकल 80। इसके अलावा आर्टिकल 356 में कहा गया है, मतलब कि राष्ट्रपति को शक्ति है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वही आर्टिकल 360 में बताया गया है शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है वित्तीय आपात लगाने की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 360। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अब तक भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। इसका आंसर होगा नहीं, अब तक कभी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। वहीं आर्टिकल 74 में भी बताया गया है कि मंत्रिमंडल होगा जिसके अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है। वह किसी बिल को पूर्ण विचार के लिए सदन में दोबारा भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर वो किसी भी विधेयक को भेज सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। आपको बता दें
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मौक़ों पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, इलेक्ट, सेलेक्ट, तो इसका आंसर होगा अपॉइंटमेंट से चुना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, यानी कि नियुक्त करते हैं, इलेक्ट नहीं होता प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 61, 62, 52, 74। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 52। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। हाँ, निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, इसलिए कथन बी गलत हो गया। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य नहीं, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया और ऑप्शन डी गलत हो गया। सिर्फ सही होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस तरह इसका ऑप्शन ए सही है, बाकी बी, सी, डी तीनों गलत है। अगला, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, भारत नागरिक हो, ए और सी, यानी सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए और सी। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य की योग्य नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य की चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य और भारत का नागरिक हो। इस तरह ऑप्शन डी सही है, यानी कथन ए और सी सही है, कथन बी गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये कथन गलत है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल हैं। हाँ, कथन बी बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल शामिल होता है। राष्ट्रपति का संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ, कथन सी सही है, महाभियोग चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, हाँ ये भी ठीक है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में। इसमें गलत है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये कथन गलत है, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस तरह ऑप्शन ए सही है, बाकी ए, बी, सी, डी, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाकी बी, सी, डी सही है, ए गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, हाँ ये बात सही है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका संबंधित, हाँ ये बात सही है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं, अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित है। महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में दे रखा है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति है, हाँ ये बिल्कुल सही है। इस तरह से गलत होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है, न कि राष्ट्रपति के महाभियोग से। अगला प्रश्न, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 113। इसका सही आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 76 में कह रखा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। हम आपको बता दें, हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रखा है, हमारी वीडियो लिस्ट, हमारी प्ले लिस्ट HCSPT एक्सक्लूसिव में जाके आप देख सकते हो। हमने एक लेक्चर पूरा अटॉर्नी जनरल पे ले रखा है। अगला,
राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर, केवल ए और बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और बी। कार्यकाल समाप्त होने पर या त्यागपत्र देने पर दो ही तरीकों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है आर्टिकल 112 के तहत। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। कथन ऑप्शन डी, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष चुनते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष चुनते हैं। इस तरह ऑप्शन सी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? 356, 352, 360, 365। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 352। हमको बता दें 356 में तो राज्य में इमरजेंसी के संबंध में है, वहीं 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में। इस तरह इसका ऑप्शन बी सही होगा। हम आपको बता दें हमारे आज के सेशन में इतना ही।